नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं आज यूजीसी नेट जेआरएफ या विभिन्न जो भी परीक्षाएं हैं हिंदी से संबंधित उनका एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित रचना संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की ये लिखित रचना है। इसका हम समीक्षात्मक मूल्यांकन यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना ये लेसन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये जो रचना है संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी और इसका प्रकाशन 1956 में हुआ। साहित्य अकादमी के द्वारा इसका प्रकाशन होता है और साहित्य अकादमी इसको 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। संस्कृत के 4 अध्याय हिंदी के विख्यात साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो क्या है, भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है। ठीक है, इस रचना को क्या कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण। 1959 में इसको साहित्य अकादमी सम्मानित पुरस्कार मिला। संस्कृत के 4 अध्याय राष्ट्रकवि यानी स्वर्गीय दिनकर जी की एक बहुचर्चित पुस्तक है और जिसे 1956 में साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया था। ये चीज अभी हमने पढ़ी। तो ये जो रचना है संस्कृत के 4 अध्याय इतिहास को 4 भागों में बांटकर हमारे सामने प्रस्तुत करती है, यानी इतिहास को इसमें 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न दिनकर जी ने किया। ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं दिनकर जी कि भारत का आधुनिक साहित्य प्राचीन साहित्य से किन किन बातों से भिन्न है, इनकी भी चर्चा यहाँ दिनकर जी करते हैं और इस भिन्नता का कारण क्या है। उनका विश्वास है कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियां हुई, तो इन्हीं सारी बातों को वो यहाँ पर व्यक्त करते हैं। वो जो चारों क्रांतियों की चर्चा यहाँ पर यानी दिनकर जी करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति का इतिहास जो है ये इन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। दिनकर जी लिखते हैं, कहते हैं पहली क्रांति तब हुई, ये इसी पुस्तक में उन्होंने बताया कि पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए, अथवा जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। तो आर्यों ने आर्येतर जातियों हिंदुओं का बुनियादी समाज हुआ, यानी आर्योत्तर जाति आर्य और आर्योत्तर जातियां ये जो समाज इनका बना। और आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई वही संस्कृत की बुनियादी संस्कृति बनी, यानी भारत की बुनियादी संस्कृति वही बनती है। और इस बुनियादी भारतीय संस्कृत के लगभग आधे उपकरण आर्यों के दिए हुए हैं, ये दिनकर जी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। और दूसरा कहते हैं कि दूसरा आधा आर्येतर जातियों का अंशदान है इसमें। और दूसरी क्रांति वो तब बताते हैं कि तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृत के विरुद्ध तथा यानी संस्कृत के विरुद्ध यानी महावीर और गौतम बुद्ध ने जो धर्म स्थापित किए, संस्कृत के विरुद्ध जो विद्रोह किया, यानी तब ये दूसरी क्रांति होती है। उपनिषदों की चिंतन धारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। तो इस क्रांति ने क्या किया, भारतीय संस्कृत की अपूर्व सेवा की। अंत में इसी क्रांति के सरोकार में शैवाल भी उत्पन्न हुए और भारतीय धर्म तथा जो संस्कृति में जो गंदलापन आया वह काफी हद तक उन्होंने दूर किया। तो ये गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समय दूसरी क्रांति होती है। ठीक है, और आगे कहते हैं कि जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ और उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों ने नवजीवन को संभव किया। तो इन सारी चीजों की मतलब चर्चा यहाँ पर दिनकर जी दूसरी क्रांति के में करते हैं। तो इस पुस्तक में इन्हीं चारों क्रांतियों को हम देखते हैं, इन्हीं का संक्षिप्त इतिहास दिनकर जी ने प्रस्तुत किया है। और पुस्तक की जो भूमिका है वो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कि दिनकर जी लिखते हैं भूमिका में कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश में जहाँ भी जो हिंदू बसते हैं उनकी संस्कृति एक है एवं भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सामाजिक संस्कृति की विशेषता है। तब हिंदू व मुसलमान हैं जो देखने में अब भी दो लगते हैं, किंतु उनके बीच भी सांस्कृतिक एकता विद्यमान है जो उनकी भिन्नता को कम करती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस एकता को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ रहे हैं। ये कार्य राजनीति नहीं है, शिक्षा और साहित्य के द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। तो लेखक कहता है कि ये दुर्भाग्य की बात है, इनके यानी हिंदू और मुस्लिम के व्यक्ति जो सांस्कृतिक एकता विद्यमान थी उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और कहते हैं राजनीति के माध्यम से हम इसको नहीं समझ सकते हैं, ये काम शिक्षा के द्वारा और साहित्य के द्वारा ही किया जा सकता है।
इस दिशा में साहित्य के भीतर कितने ही छोटे बड़े प्रयत्न हो चुके, वर्तमान पुस्तक भी इसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। तो वो लिखते हैं आगे कि इस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रथम संस्मरण में वो लिखते हैं आगे दिनकर जी कि एक समय मैं इतिहास का विद्यार्थी अवश्य था, यानी कैसे उन्होंने इस पुस्तक को लिखने की उनको प्रेरणा मिली, कैसे उन्होंने शुरू किया, इसकी बात यहाँ पर करते हैं कि कहते हैं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी अवश्य था, लेकिन कहते हैं जब से मैं कविता और निबंध लिखने लगा तब से इतिहास के साथ मेरा संपर्क एक प्रकार से छूट गया। कहते हैं सन 1950 में मैं छात्रों को साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि समझने के क्रम में मुझे धीरे धीरे यानी फिर से इतिहास की गहराई में उतरने लगे। वो कहने लगे कि मैं मतलब छात्रों को साहित्य के मतलब मुझे फिर से कॉलेज जब भेजा गया साहित्य पढ़ाने के लिए, और वहाँ साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए लेखक कहता है कि हमने इतिहास को पढ़ना शुरू किया। फिर कहते हैं कि इतिहास की गहराई में उतरने लगा मैं, और मेरी पहली जिज्ञासा यह थी कि हमारा आधुनिक साहित्य हमारे प्राचीन साहित्य से किन बातों में भिन्न है, इस भिन्नता का कारण ढूंढना। और कारण की खोज करता हुआ लेखक कहता है कि मैं ढूंढकर 19वीं सदी के सांस्कृतिक जागरण का हाल पढ़ने लगा। फिर जिज्ञासा कुछ और विस्तृत हो गई और मन ने जानना चाहा कि भारतीय संस्कृति का संपूर्ण इतिहास कैसा रहा। लगभग 200 वर्षों के अध्ययन के पश्चात मेरे सामने ये सत्य उद्भासित हुआ कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियां हुई। हमारी संस्कृति का इतिहास इन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। तो इस तरीके से लेखक यहाँ पर बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा पाई। और कहते हैं पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए अथवा भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की वह आर्यों अथवा हिंदुओं का बुनियादी समाज हुआ, और आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई वही भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। इसी बुनियादी भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण लेखक कहता है कि आर्यों के दिए हुए हैं और उसका दूसरा आधा आर्येतर जातियों का अंशदान है। तो इस तरीके से और आगे दूसरी क्रांति की बात लेखक करता है कि दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने स्थापित धर्म और संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया, है ना। तो इस तरीके से ये दूसरी क्रांति हुई। तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम के विजेताओं के धर्म के रूप में यानी इस्लाम के विजेता धर्म के रूप में भारत पहुंचे, भारत और देश में हिंदुत्व के साथ उनका संपर्क हुआ। और चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ और उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों के नवजीवन का संभव हुआ। तो इस तरीके से इन 4 क्रांतियों की चर्चा लेखक इस यानी पुस्तक में करता है। तो ये पुस्तक इन्हीं 4 क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करती है और लेखक बताते हैं कि इसका पहले नाम भारतीय संस्कृत के 4 सोपान होना चाहिए। कहते ये हम मतलब होना चाहिए लेखक कहता है, लेकिन उनके मन में आकर कहते ये नाम लौट गया और मुझे संस्कृत के 4 अध्याय ही अच्छा लगा। तो इसका पहला नाम क्या होता है, संस्कृत के 4 सोपान, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो संस्कृत के 4 अध्याय के जो विभिन्न भाग हैं, किन किन भागों में लेखक ने किन शीर्षकों के अंतर इसकी चर्चा की उसकी बात यहाँ पर करते हैं। तो जो इसका पहला अध्याय है वो क्या है, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृत का आविर्भाव, इस नाम से है पहला अध्याय। नाम सभी ध्यान रखना है कि जो कि क्या है, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृत का आविर्भाव से संबंधित है, जो कि आर्यों से संबंधित है। आर्यों का भारत में आगमन किस तरह हुआ, कैसे उन्होंने यहाँ अपने जड़ें जमाई और किस तरीके से वो यहाँ के निवासी बनते हैं, क्या उन्होंने यहाँ दिया, क्या क्या उनका योगदान है, इन सारी बातों की चर्चा इस अध्याय के अंतर्गत होती है। ठीक है। दूसरा अध्याय होता है प्राचीन हिंदुओं से विद्रोह से संबंधित है दूसरा अध्याय, यानी इसमें दूसरी क्रांति जो कि गौतम बुद्ध जैन धर्मावलंबियों के द्वारा की गई उसका वर्णन है। और द्वितीय अध्याय 7 भागों में विभक्त है। कौन कौन से 7 भाग हैं इनकी बात करते हैं। तो ये सभी ध्यान रखना किस अध्याय के कौन से भाग हैं। बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना पर शक्ति का प्रभाव और बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग, ये दूसरा अध्याय इन 7 भागों में विभक्त है। तो तीसरे अध्याय की बात करते हैं। तो ये जो तीसरा अध्याय है इसमें मुस्लिम साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया है और ये 12 भागों में विभक्त है। ये तीसरा अध्याय मुस्लिम साम्राज्य का वर्णन करता है और 12 भागों में विभक्त है। कौन कौन से है कि हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका है इसमें पहले, फिर इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन,
और इस्लाम, और अमृत और हलाहल का संघर्ष, सिख धर्म, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव। तो ये सारे यहाँ पर जो शीर्षक हैं, और इन 12 शीर्षकों पर आधारित ये उपन्यास है, ये रचना है, सॉरी। तो कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, और उसके बाद आता है कि साहित्य और भाषा का प्रभाव, फिर आता है उर्दू का जन्म, फिर आता है सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। तो एक एक उसके कुछ पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हम आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी उसमें सारा कुछ ये पॉइंट देंगे, 3 पॉइंट यहाँ पर मिस हैं। तो इस तरीके से ये तीसरा अध्याय 12 भागों में विभक्त है, ठीक है। चौथे अध्याय की तरफ चलते हैं। तो जो चौथा अध्याय है इसका, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति और यूरोप, ठीक है। चौथे अध्याय का नाम है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और यूरोप, ठीक है। ये भारतीय संस्कृति और यूरोप के नाम से है, और ये जिन शीर्षकों पर, यानी जिन जिन शीर्षकों पर यह अध्याय निर्मित है उसकी बात करते हैं। भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा और संक्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान यानी ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज, धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण, कर्म वेदांत स्वामी विवेकानंद, प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक, स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद, और उसके बाद भूमिका स्वर्गीकरण की महात्मा गांधी का प्रयोग। उसके बाद कुछ बिंदु और हैं जिनका है विश्व दर्शन के प्रवर्तक, अगला है शीर्षक और सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर है आधारित, फिर मुस्लिम नवोत्थान, फिर आता है सर मोहम्मद इकबाल, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो इन सारी बिंदुओं पर ये अध्याय निर्मित है। तो इसके जो कुछ पॉइंट तीसरे और चौथे के जो मिस हो गए हैं, हमने टाइप किया था, थोड़ा स्लाइड में शो नहीं कर रहा है, तो उनको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे, पीडीएफ में फिर से दे देंगे। तो हमने ऐसे आपको बोल के बता दिया। तो इस तरीके से हमने इन 4 अध्यायों के माध्यम से, यानी दिनकर जी भारत की राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक चेतना है या जो भारत का इतिहास है, इनको यहाँ पर वर्णित करते हैं। तो दिनकर जी बताते हैं आगे कि मैंने पहले भी कहा था कि और कहते हैं आज भी दोहराता हूँ कि ये महज साहित्य और इतिहास का दर्शन है, यानी साहित्य और दर्शन, महज साहित्य का दर्शन है, लेखक कहता है यहाँ पे। यानी इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार, यानी लेखक ने यहाँ पर साहित्य को दिखाने की कोशिश की, ना कि इतिहास को। यानी किराएदार का आदर लेखक कहता है मैं करता हूँ, किंतु महल पर कब्जा देने की बात नहीं सोच सकता। मैं कोई पेशेवर इतिहासकार नहीं हूँ, इतिहास की ओर से शौक से गया हूँ और शौक से ही उसकी सामग्रियों का उपयोग भी करता हूँ। यानी लेखक कहता मेरा उद्देश्य कोई इतिहास लिखना नहीं है, मेरा उद्देश्य है साहित्य का दर्शन कराना, ठीक है। साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है, उतनी पेशेवर में नहीं होती है। कृति में प्राण उड़ेलने का दृष्टांत बराबर शौकिया लेखक ही देते हैं। थरथराहट, पुलक और प्रकंप, ये गुण शौकिया की रचना में होते हैं। पेशेवर लेखक अपने पेशे के चक्कर में इस प्रकार मोह रहते हैं कि क्रांतिकारी विचारों को वे खुलकर खेलने नहीं देते। मतभेद होने पर भी वे यानी कि हुक्म आखिर तक परंपरा तक ही मानते हैं। तो इस तरीके लेखक कहते हैं कि पुस्तक लिखते लिखते इस विषय में मेरी आस्था और बढ़ गई, और भारत की संस्कृति आरंभ से ही सामासिक रही है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश में जहाँ भी जो हिंदू बसते हैं उनकी संस्कृति एक है, और प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सामासिक संस्कृति की विशेषता है। ये लेखक यहाँ पर दिनकर जी बताने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं तब हिंदू और मुसलमान है जो देखने में अब भी दो लगते हैं, किंतु उनके बीच सांस्कृतिक एकता विद्यमान है, उनकी भिन्नता को कम करती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस एकता को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। तो इस तरीके से लेखक ने इस यानी कि रचना को यहाँ पर हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसमें हमने भारतीय संस्कृति के यानी इतिहास को देखा, और जो 4 अध्यायों में विभक्त है, इन चारों अध्यायों की बात हमने की किन किन शीर्षकों पर ये चारों अध्याय आधारित हैं। सभी शीर्षकों के और सभी अध्यायों के जो भी उप शीर्षक है, इनको जरूर आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रकाशन याद रखिएगा, इसका पुरस्कार इनको साहित्य अकादमी कब मिला, ये सारी बातें याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर किए, आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अपनी राय हम तक जरूर पहुँचाइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण रचना को इसी तरीके से लेकर के। चलिए, थैंक यू।